नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। बिहार के सियासी समर में पहले और दूसरे दौर के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। रविवार को सभी पार्टियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने महागठबंधन पर जमकर हल्ला बोला तो प्रचार के रण में केंद्रीय मंत्रियों ने कई जगह प्रचार की कमान संभाली। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्रियों के चुनावी दौरे पर सवाल उठाए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार के कामकाज पर एक बार फिर तंज कसा। इसके अलावा जनता के चुनाव को लेकर क्या नजरिया है, इस बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोक लुभावन वादों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर, पार्टियों से मांगी घोषणा पत्र की प्रति, उम्मीदवारों को भी देनी होगी कॉपी। मुजफ्फरपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली, महागठबंधन पर जमकर बोला हल्ला, कहा सिर्फ एनडीए ही कर सकते हैं बिहार का विकास। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की समस्तीपुर में रैली, महागठबंधन को बताया मजबूरी का गठजोड़, पीयूष गोयल ने उठाया बिजली का मुद्दा। चुनाव प्रचार के रण में नीतीश, लालू की हुंकार, केंद्र पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। बीजेपी से पूछा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से घोषणा पत्र की प्रति मांगी है। आयोग ने कहा है कि पहले दौर के मतदान से पहले सभी राजनीतिक दल घोषणा पत्र तैयार करते वक्त आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करें। आयोग ने कहा है कि सभी राजनीतिक दल या उम्मीदवार घोषणा पत्र जारी करने के बाद इसकी एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी आयोग को सौंपें। हालांकि इससे पहले अप्रैल में भी चुनाव आयोग ने ऐसा ही निर्देश जारी किया था। इसके बाद दलों को एक बार फिर इस बारे में ताकीद की गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने घोषणा पत्र मांगने की वजह नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके जरिए आयोग लोक लुभावन वादों को लेकर नजर रखना चाहता है। हमारे संवाददाता रवीन शोनान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। रवीन, हालांकि चुनाव आयोग ने वजह नहीं बताई है कि उसने घोषणा पत्र की प्रति क्यों मांगी है, लेकिन समझा जा सकता है कि अब चुनाव आयोग इसको लेकर भी हो सकता है कड़ाई बरते, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव से हम देख रहे हैं लोक लुभावन वादों की झड़ी लगती जा रही है। जी प्रीति, बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके से आपने बताया कि लोक लुभावन वादों का लगातार दौर चल रहा है और कई चुनाव में हमने देखा कि लैपटॉप बांटने से लेकर साइकिल बांटने तक, और अभी हाल ही में जो बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने भी कहा कि वो धोती कुर्ता, रंगीन टीवी और इस तरह की चीजें दी जाएंगी अगर चुनाव में जीते हैं। और तो इसलिए उसी पर नकेल कसने के लिए जो है चुनाव आयोग ने कोशिश की है कि किसी तरीके से उसको उस पर नकल कसी जा सके और लोक लुभावन वादों की वजह से कोई मतदाता जो है वो अपना मताधिकार का प्रयोग किसी दबाव में या किसी लालच में आकर ना करे। और इससे जुड़ा हुआ एक मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी आया था। हालांकि इस पर कोई कानून नहीं है कि आप जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं उनको किसी राजनीतिक दल पर राजनीतिक दल पर लागू करने के लिए आप उसको जो है वो कानून के तहत कानून सम्मत आप उसको मना कर। जी, जुलाई 2013 के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने घोषणा पत्र को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। और चुनाव आयोग ने हालांकि वजह साफ नहीं की है कि उसे घोषणा पत्र की प्रति क्यों चाहिए, लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अपने दिशा निर्देश के अनुसार राजनीतिक दलों से घोषणा पत्र बनाने के निर्देश दे सकता है। रवीन, आप तक आवाज आ रही है? जी, आप बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किए गए थे दिशा निर्देश। 2013 का मामला है, उसके बाद भी चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन उन दिशा निर्देशों का कोई असर दिखाई नहीं दिया। देखिए प्रीति, अभी यही सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि क्योंकि इससे जुड़ा हुआ कोई कानून फिलहाल नहीं है। हाँ। क्योंकि कानून संसद ही पास कर सकती है और इससे जुड़ा कोई कानून नहीं है कि जो वादे मैनिफेस्टो में किए गए हैं, घोषणा पत्र में किए गए हैं, उनको लागू करने के लिए किसी तरीके से सरकारों को जो है वो फोर्स किया जा सके। इससे जुड़ा हुआ फिलहाल कोई कानून नहीं है। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी पिछले महीने भी एक इसी तरह की पिटीशन आई थी जिसमें यही आग्रह किया गया था कि जो लोक लुभावन वादे किए जाते हैं मैनिफेस्टो में उनको
जो राजनीतिक दल है उनको फोर्स किया जाना चाहिए कि वो उन सभी मैनिफेस्टो में किए गए वादों को अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरा करें। हाँ। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि इससे जुड़ा हुआ फिलहाल कोई भी कानून संसद से पारित होकर हमारे पास नहीं आया है, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं, और उन्होंने उस पिटीशन को सुनने से इनकार कर दिया था। और यही लोक लुभावन वादे जो है तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, और हर चुनाव में अब देखने को आ रहा है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो जिसमें उन्होंने वाईफाई से लेकर के और जो तमाम वादे किए गए थे फ्री देने के, उसके बाद बीजेपी ने भी इस तरह के कई वादे किए हैं। और अब जो है जी, अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि बड़े बड़े वादे और दावे तो किए जाते हैं अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से, लेकिन सरकार बनने के बाद या सत्ता में आने के बाद उन वादों को पीछे छोड़ दिया जाता है और उन्हें पूरा नहीं किया जाता। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग के इस कदम के बाद क्या अगली कोई कदम उठाया जाता है, क्या अगली कोई पहल होती है। फिलहाल एक कॉपी जमा करनी है आयोग के पास हर दल को घोषणा पत्र को लेकर। वहीं बीजेपी ने कल अपनी चौथी लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। हाजीपुर से अवधेश कुमार और पालीगंज से रामजन शर्मा को पार्टी ने टिकट दिया है। दोनों ही जगहों पर तीसरे चरण में चुनाव होना है। इससे पहले बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी की थी जिसमें 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। सियासी समर में कार्यकर्ताओं में जोश भरने एक हफ्ते के लिए बिहार पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने महागठबंधन पर जमकर हल्ला बोला। अमित शाह ने दावा किया कि सिर्फ एनडीए गठबंधन ही बिहार का विकास कर सकता है। महागठबंधन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश, लालू और कांग्रेस के गठजोड़ के सत्ता में आने से बिहार विकास की दौड़ में पिछड़ जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आज कई कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। वो सुपौल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, साथ ही 5वें दौर की विधानसभा सीटों के जिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके चुनावी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री बनने की लालच में अपने अहंकार के कारण भारतीय जनता पार्टी और बिहार के जनादेश की पीठ में छुरा भोंकने का काम ये नीतीश कुमार ने किया। मित्रों, 15 साल तक जिस लालू का नीतीश ने विरोध किया उसको कंधे पे बिठाकर वो मुख्यमंत्री बन गए। और चुनाव प्रचार के रण में एनडीए के लिए कई केंद्रीय मंत्री प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने समस्तीपुर में एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने महागठबंधन पर सवाल उठाते हुए इसे मजबूरी का गठबंधन बताया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने पटना में बिहार में बिजली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नीतीश के कार्यकाल के दौरान बिहार में बिजली की व्यवस्था लड़खड़ा गई है। पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य की जनता अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि एनडीए में उम्मीदवारों को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। राज्यसभा टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीएम पद के उम्मीदवार का फैसला पार्टी करेगी। हमारे साथ हैं बीजेपी एमपी कीर्ति आजाद। कीर्ति जी, कैसा चल रहा है कैंपेन? मेरा तो कैंपेन मिथिला में है और 5वें फेज में है, तो अभी तो फिलहाल लोगों से मिल रहे हैं, जो रूठे हैं उनको मना रहे हैं। रूठे वो हैं या रूठे आप हैं? नहीं, मैं नहीं रूठा हूँ। देखिए, कुछ भी स्थिति हो सब मिल करके निर्णय लेते हैं और वो सब करना पड़ता है। मैं खिलाड़ी आदमी हूँ, देश के लिए खेला, कभी नहीं सोचा कपिल देव कैप्टन है या सुनील गावस्कर। भारत की टीम जीतनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। तो इस समय कैप्टन कौन है? कैप्टन तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं। इस समय जनता जनार्दन है, सदैव रही है। उनकी प्रतिष्ठा और इज्जत करना हम सबों का कर्तव्य है और करते रहें। जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन हुआ है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब एक एक क्षेत्र से 17-17, 18-18 लोग होंगे जो चाहते हैं और होना भी ऐसा चाहिए, लेकिन अंततः मिलेगा तो एक ही को, तो फिर लोगों को मनाना हमारा कर्तव्य है। बाय द वे, अगर आपकी सरकार बनती भी है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? वह पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री इस समय विषय नहीं है। विषय यह है कि जंगल राज से कैसे मुक्ति मिलनी चाहिए हमको, तो पार्टी तय करेगी। मुझे बताइए, महाराष्ट्र में किसने तय किया था?
किसने तय किया था झारखंड में? वहाँ की तो आप पूछते नहीं, हरियाणा की आप पूछते नहीं, वहाँ तो कोई तय नहीं था। तो कोई ज़रूरी है तय करके ही लड़ा जाए? अगर सब कोई एक साथ मिल करके लड़ रहे हैं और आगे कौन होगा नहीं होगा वो पार्टी तय करेगी, तो उसमें गलत क्या है? चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए के पास सीएम पद के उम्मीदवार के लिए कोई चेहरा नहीं है और जब चेहरा नहीं है तो वो मुकाबला क्या करेंगे। नीतीश कुमार ने एनडीए के मंत्रियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में सूखे के हालात हैं और बीजेपी के सभी मंत्री बिहार में डेरा डाले बैठे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। लालू यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार काला धन वापस लाना नहीं चाहती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विदेशों में जमा काले धन प्रधानमंत्री के दोस्तों और बीजेपी नेताओं का है और वो उसे वापस नहीं लाना चाहते हैं। ट्वीट के जरिए आरजेडी प्रमुख ने बीजेपी पर बिहार चुनाव में काले धन का इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की मुहिम। आज हम बात कर रहे हैं अच्छी खबरें, बुरी खबरें, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़। टेलीविज़न में थोड़ी सी एक खबरों को चुनने में थोड़ा एक फ़र्क होता है और उस फ़र्क का आधार विशुद्ध रूप से व्यावसायिक है। दरअसल टेलीविज़न टीआरपी का गुलाम है। क्या खबर हमने आवाम तक पहुंचानी है, वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसको हम किस तरह से बाखूबी निभाएंगे। कौन चाहता है कि फील गुड न्यूज छपे? किसका इंटरेस्ट है इसमें? सेलेक्टिव आउटरीच होता है। देखिए मीडिया मंथन सोमवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि हम अपने संविधान में अपने आप को किस किस्म की सरकार देने जा रहे हैं। किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के तिगड़े को किसी एक सर्वशक्तिमान कैबिनेट की जकड़ से बाहर रखें। जमींदारी की जिन्होंने ये रियासतें देश के साथ विद्रोह के एवज में पाई हैं, वो आजकल जस्ट कंपेंसेशन चाहती। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। जब तक प्रांतों को आप कुछ जिम्मेदारी देंगे नहीं, सूबे जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कैसे? किसी भी आईन में सब बातें लिखी नहीं जा सकती। चुनाव में हर एक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, इसके लिए कोशिशें जारी हैं। गया में इसी मकसद से रन फॉर वोट का आयोजन किया गया। प्रशासन और पुलिस के साथ साथ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और लोगों से वोट देने की अपील की। गया के टावर चौक से गांधी मैदान तक लोगों का हुजूम निकला और अलग अलग स्लोगन के जरिए लोगों से वोट देने के लिए कहा गया। गया में 16 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। जिलाधिकारी ने लोगों से बिना किसी डर के वोट देने के लिए कहा है और हर व्यक्ति से अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की बात कही है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार पोलिंग बूथों पर पुलिस की तैनाती नहीं होगी। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी इस बार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को दी गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव सुरक्षा की दृष्टि से काफी अलग होगा। राज्य में चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस बार राज्य में किसी भी बूथ पर बिहार पुलिस के जवानों की तैनाती नहीं होगी। बिहार के सभी 62,789 बूथों पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ही तैनात किए जाएंगे। इस बार चुनाव आयोग ने ये कहा है कि सभी चुनाव बूथों पे सीएपीएफ की कंपनियां रहेंगी, यानी केंद्रीय बल जो है वो तैनात किया जाएगा। तो पूरे बिहार के सभी फेजेज में, सभी इलेक्शन में, सभी बूथों पे केंद्रीय पुलिस बल जो है वो तैनात रहेंगे और बूथ जो है वो उनके निगरानी में रहेंगे। चुनाव के दौरान बिहार पुलिस की ड्यूटी
पेट्रोलिंग और दूसरे तरह के कामों में लगाई गई है। पिछले चुनाव में 80% बूथों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। कुछ लार्ज अमाउंट सीज हुआ है, उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जा रही है ताकि उसका लिंक्स और किस पर्पस के लिए हैं तो ये सब एस्टैब्लिश हो पाए। और वैसे प्रेस नोट जब से चुनाव का जारी हुआ है तब से इलेक्शन कमीशन का एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का डिटेल्ड गाइडलाइंस है। चुनावों के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी सतर्क है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। चुनाव के पहले जो सुरक्षा का माहौल है, विधि व्यवस्था का जो माहौल है, उससे बेहतर और सुदृढ़ करना है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अर्धसैनिक बलों की कुल 735 कंपनियों को तैनात किया गया है। चुनाव की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र की तरफ से सीआरपीएफ के अलावा बीएसएफ और आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ की भी तैनाती की गई है। संवेदनशील और नक्सल प्रभावित बूथों पर बीएसएफ, आईटीबीपी और आर्मी विंगों की तैनाती होगी। इतनी भारी संख्या में पहली बार किसी चुनाव में अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी, पटना। तो निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग का अहम फैसला। बिहार का गोपालगंज जिला इन दिनों कटाव और सूखे की मार झेल रहा है। आलम यह है कि मजबूर और पीड़ित लोगों की ना तो प्रशासन सुनता है और ना ही मुख्यमंत्री की जनता अदालत में गुहार लगाने का असर होता है। नदी के कटाव का असर यह है कि सैकड़ों परिवार आज दर दर भटक रहे हैं। ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है। गंडक नदी के आसपास के इलाकों से अक्सर ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। बिहार के गोपालगंज जिले की आधी आबादी गंडक नदी की इस त्रासदी को पिछले कई सालों से झेल रही है। तेज कटाव की वजह से पिछले कुछ सालों में 25 गांव नदी में समा चुके हैं। 5000 परिवारों का सब कुछ लुट गया। एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं जो आपको ये बताएंगे कि वो कौन कौन से गांव हैं जो कटाव की मार झेल रहे हैं और कितने परिवार इससे पीड़ित हुए। मेहदिया में 560 परिवार, कटघरवा में 442, मकसूदपुर बकुआ टोला में 702, तिवारी टोला में 130, बोरवल में 115, भैंसही में 330, खरगौली में 140, मुसहर टोला में 950, मकसूदपुर खाप में 175, काला मठहनिया में 250, फैजुल्लाहपुर में 135 परिवार पीड़ित हुए हैं। विडंबना ये है कि एक तो नदी की मार और दूसरा प्रशासन और सरकार की अनदेखी ने इन लोगों को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया है। चुनाव नजदीक आते हैं तो कटाव और विस्थापितों का मुद्दा जोर शोर से उठता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, नेता से लेकर अधिकारी तक इनकी सुध लेना भूल जाते हैं कि खुले आसमान के नीचे रहने वाली ये लोग आदत ठिकाने के लिए तरस रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक को इनकी दशा का पता है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपको नतीजे का पता चल सकता है। राहत के नाम पर पैकेज तो आते हैं, लेकिन वो कहां जाते हैं इसका पता किसी को नहीं चल पाता है। 4 बरस हो गई है ओइले, आज तक ले हमनी के कोनो गोड़ धरे के रास्ता ना भई। 100 गो दरखास्त दे भइली सा। ओहि दिन आइलो रहनी तो दरखास्त हाथ में धरौनी, आज तक ले नीतीश भैया कोनो सुनवाई ना करी। मैंने संज्ञान में लिया, मैं कभी सवेरे से पता करता हूँ क्या बात है कि कूपन लौटा भी है बहुत हर जिलों में। अगर ऐसे लोग का लौट गया तब तो अलग बात, मगर ऐसे लोगों का वितरण में दिखला दिया गया तब तो बड़ा स्कैम है। मैं इसकी तहकीकात करूँगा। गोपालगंज जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों की आधी आबादी दियारा इलाके में रहती है, जिन्हें गंडक नदी की त्रासदी झेलनी पड़ती है। इनमें गोपालगंज, बरौली, कुचायकोट और बैकुंठपुर क्षेत्र शामिल हैं। वहीं हथुआ और भोरे क्षेत्र तो बाढ़ से सुरक्षित हैं, लेकिन वहां के लोगों को सूखे से 2-4 होना पड़ता है। जिले की हथुआ, कुचायकोट और बैकुंठपुर सीट पर जेडीयू का कब्जा है, तो वहीं बरौली, गोपालगंज और भोरे सीट बीजेपी के पास है।
गोपालगंज ने बिहार को 3 मुख्यमंत्री दिए, फिर भी आजादी के इतने सालों बाद इस जिले की सूरत नहीं बदली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं बोधगया इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी चर्चा में है। इस सीट से जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी ने निर्दलीय ताल ठोककर एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि विरोधी उनकी दावेदारी को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। एक वक्त में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का हर हिसाब किताब संभालने वाले देवेंद्र मांझी बागी हो गए। देवेंद्र चाहते थे कि उनके ससुर जीतन राम मांझी एनडीए खेमे से उनके लिए भी एक सीट का इंतजाम कर दें, लेकिन बोधगया सीट से टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए। उन्होंने जीतन राम मांझी पर पुत्र मोह का आरोप लगाया। मांझी ने दामाद देवेंद्र को मुख्यमंत्री रहते अपना पीए नियुक्त किया था, लेकिन विरोध के कारण उन्हें हटा दिया गया। जिस वर्ग की आप लड़ाई लड़ रहे हैं और उस वर्ग को आप यदि प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो फिर आपकी लड़ाई को माना जाएगा कि भाई आपने वो नहीं किया। अब उनकी मजबूरी रही है कि उनको जब टिकट मिला नहीं तो देंगे कहाँ से। उसमें मैं भी एक हूँ, मैं भी रेस में था, लेकिन मुझे भी टिकट नहीं मिला। देवेंद्र ने बगावत कर बोधगया सीट से निर्दलीय ही मैदान में उतरने का फैसला किया। देवेंद्र के सामने मौजूदा विधायक श्यामदेव पासवान की चुनौती है, जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं महागठबंधन से आरजेडी के टिकट पर सर्वजीत मैदान में हैं। वो विरोधी देवेंद्र को ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं मान रहे हैं। सारे लोग एनडीए के जो लीडर है, एनडीए का जो मिशन है, उसको देख रहा है लोग। देवेंद्र मांझी का सवाल यहाँ थोड़े है। आप प्रधानमंत्री का बेटा हो जाइए और जनता के पास आके कहिएगा कि हम जीतन राम मांझी का दामाद है, हमको वोट दे दीजिए। यह लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही वजह है कि यहाँ साल भर देश विदेश के पर्यटकों की आमद रहती है, लेकिन बुनियादी विकास में बोधगया आज भी पिछड़ा हुआ नजर आता है। हम उसी व्यक्ति की चाहते हैं जो विकास करें। विकास जो करेंगे उनके लिए हम एड़ी चोड़ी करने के लिए हैं, कुर्बान करने के लिए तैयार है। बोधगया को विकसित शहरों की श्रेणी में आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन नेताओं के पास वादों और दावों की कमी नहीं। फिलहाल देवेंद्र मांझी के आने से यहाँ के चुनावी नतीजों पर सबकी नजर जरूर रहेगी, लेकिन असली मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही माना जा रहा है। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कुछ खास मिठाइयों के लिए मशहूर गया जिला अपनी पहचान धीरे धीरे खो रहा है। बरसात में अनरसा, गर्मी में लाई और जाड़े में तिलकुट गया की कभी पहचान रही है। उत्तर भारत की सांस्कृतिक नगरी गया मौसमी मिठाइयों के लिए मशहूर रही है। गया का तिलकुट तो ऐसा है कि जो एक बार खाता है वो बार बार खाने के लिए यहाँ आता है। तिलकुट की मांग विदेशों में भी है। यहाँ का जो मिठाई बहुत काफी फेमस है। इंडिया भर में गया का तिलकुट जो बहुत नामी जगह है। विदेश भी जाती है ये तिलकुट। गया भी बहुत काफी बिकता है, विदेश भी जाती है, जहाँ तक जाती है, वहाँ बॉम्बे व दिल्ली सब जगह जाती है। लेकिन तिलकुट कारीगरों के पलायन से जिले की ये पहचान साल दर साल कम होती जा रही है। तिलकुट बनाने में लगने वाला खर्च और राज्य सरकार की उदासीनता ने इस कारोबार को बेहद कमजोर कर दिया है। पैसे की तंगी से परेशान कारीगर दूसरे शहरों की ओर कूच कर रहे हैं। लेबर जो है सो बहुत सारा जो रहता है वो टीम बना के दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो हम लोग के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हम लोग को विशेष पूंजी की आवश्यकता होती है तिल चीनी लाने के लिए। यहाँ जैसे छोटे मोटे उद्योग धंधों के लिए बैंक जैसे कि बहुत परेशान करता है और लोन देती नहीं है। यही थोड़ा सा पूंजी गरीब लोगों को दिक्कत होता है। गया की इस धरोहर को जिंदा रखने वाले चाहते हैं कि इसे कुटीर उद्योग का दर्जा मिले ताकि बैंकों से कर्ज मिल सके। फिलहाल उन्हें ऊंचे ब्याज दर पर साहूकारों से पैसा लेना पड़ता है। हालांकि प्रशासन इस व्यवसाय को लेकर कई योजनाओं की बात करता है। Our Tilkut is famous throughout the India,
and we are providing cheap credit through our new schemes. Various credit schemes we are providing, and among the Tilkut shopkeepers are also getting benefited. But few have been left out. Would like to cover them all, because we have sufficient schemes for the Tilkut industry. गया में तिलकुट की 500 से ज्यादा दुकानें हैं और करीब 5000 से ज्यादा कारीगर इस उद्योग पर आश्रित हैं। सस्ता और आसान ऋण जहां इनकी जरूरत है, वहीं सरकार से इनकी मांग है कि तिलकुट के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाए। गया में कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। बिहार विधानसभा चुनाव पर अगली खास पेशकश देखिए सुबह 11 बजे। नमस्कार।